नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस बार का चुनाव अगर आप देखें तो वो चुनाव आपको पता नहीं कुछ इस तरीके का एहसास कराएगा कि लगता है कि जैसे कुछ कमी सी है, एक स्पार्क जो होता है, एक नमक जो होता है वो कम है। जैसे कि हर बार हम देखते आ रहे हैं, जैसे 2019 में हमने देखा था, जैसे 2014 में हमने देखा था, जैसे हमने 2022 में देखा था, 17 में देखा था। एक लहर, एक चढ़ा हुआ चुनाव, एक कहना चाहिए एक व्यक्ति विशेष के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव। आप लोगों ने, हम सब ने देखा है, हम सब इस बात के साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं कि वो चुनाव जितने भी हुए हैं पिछले, वो एक व्यक्ति विशेष के चेहरे पर लड़े गए थे और विपक्ष को बुरी तरीके से धराशायी करके, उनको चारों खाने चित्त करके कितने प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में अपनी सरकार बनाई। लेकिन ऐसा लगता है कि ना, जैसे आपने अगर अपना उरूज देख लिया है तो फिर आप जवाल भी देखने के लिए तैयार रहे, यानी कि आपने अपना उत्थान देख लिया है चरम सीमा पर, तो पतन भी निश्चित है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी का पतन होने जा रहा है, लेकिन इस चुनाव की एक समीक्षा करने के लिए बैठी हूं तो उस चीज का आकलन कर रही हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का चुनाव मुझे नजर नहीं आता है, ये चुनाव समीकरण का है। इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर हुआ करती थी, वो लहर गायब है, नदारद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी इस बार उस तरीके से काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खासतौर पर अगर आप बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही कर लीजिए तो यहाँ पर भी उस तरीके से आप देखेंगे कई सीटों पर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जो उनकी हार्डकोर सीट हुआ करती थी, जो उनका हार्डकोर वोटर हुआ करता था, वो तक उनसे नाराज है और खामोश बैठा है वोटर। इस बार खामोश, एकदम शांति है, कुछ नहीं पता चल रहा, किसी तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। अब उनके साथ प्लस पॉइंट एक ही है कि मीडिया उनके साथ है, जो उनका मीडिया है वो सारी चीजें उनके फेवर में दिखाता है, उनके लिए पॉजिटिव दिखाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गणित बसपा खराब कर रही है, कहीं पर समाजवादी पार्टी खराब कर रही है, कहीं पर कांग्रेस खराब करती हुई आपको दिखाई देगी, कहीं पर जो दूसरे दल है, चाहे वो फिर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी वाला ग्रुप हो या दूसरा और कोई हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कोई भी हो, वो खराब करते हुए दिखाई देंगे किसी ना किसी सीट पर। तो इनकी हालत इस बार खराब है, पतली है, हवा इनकी बेहद टाइट है और किसी भी पार्टी के लिए कहना नहीं चाहिए कि बहुत 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 स्मूथ रास्ता भी, ऐसा नहीं है। अब की बार कैंडिडेट को देख करके, समीकरण को देख करके लोग वोट करेंगे और इस बार आप देखेंगे कि वोट मुद्दों पर भी होगा। जो ध्रुवीकरण, जो नफरत, जो आग उगलने वाले भाषण भारतीय जनता पार्टी हर बार देती आई है, उसका उतना असर होता हुआ मुझे इस बार दिखाई नहीं देता। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार इनकी है, पावर इनके पास है, पोजीशन इनके पास है, सब कुछ इनका है। तो प्रशासन से लेके पुलिस से लेकर के हर चीज, अब ईवीएम पर भी कई बार बहुत बड़े बड़े सवाल उठते आए हैं। ईवीएम भी धोखा देती है, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में बेईमानी, तो ये सारी चीजें तो इनके साथ होंगी। अब लेकिन अगर हम बात समीकरण की करें तो समीकरण बहुत खराब है इस बार भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बसपा ने भी ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो इनके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने भी कई जगहों पर ऐसे कैंडिडेट दे दिए हैं जो इनको नाको चने चबवा सकते हैं। तो इस बार का चुनाव अगर कहें कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, लहर है, मोदी लहर है, अब की बार फिर से मोदी सरकार है, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर, जो बिल्कुल समझ लीजिए जाट लैंड है, और वहां पर अजीत सिंह को भी मुजफ्फरनगर में हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजीव बालियान के हाथों। तो आप सोच सकते हैं कि जाट लैंड में जाट को हराना
जब ये सब कुछ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी तो फिर और क्या बचता है। लेकिन अब की बार जाटलैंड में भी अच्छी खासी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जयंत चौधरी से भी बहुत खफा हैं लोग, बहुत नाराज हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने को लेकर के, मोदी के साथ मंच साझा करने को लेकर के वो अपमान बता रहे हैं चौधरी चरण सिंह का, अजीत सिंह का। इस तरीके की तमाम बातें जो वहां के बुजुर्ग हैं वो कहते हुए सुनाई दे सकते हैं आपको। आप लोग जाकर के कभी भी आप किसी से भी बात कर ले, हमने तो बात की है, ग्राउंड लेवल पर बात की है, लोगों से बात की है, फोन पे बात की है, पर्सनली भी बात की है, और सिर्फ जाटों से बात की है। तो क्या जाट इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, लोकदल का साथ देगा, या फिर कैंडिडेट का साथ देगा? जैसे कि उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी से हरिंदर मलिक लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं किसी भी वीडियो में मैं किसी भी पार्टी को लेकर के, किसी भी कैंडिडेट को लेकर के 100% ये नहीं कह सकती कि ये डेफिनेटली वहां से जीत रहा है। ये काम समर्थकों का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है, जो उनके वोटर्स हैं उनका है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हम आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं समीकरण के आधार पर कि किस सीट का किस तरीके का गणित है और ये किसके फेवर में इस बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से वो बसपा भी हो सकती है, वो समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो बीजेपी भी हो सकती है, वो दूसरी पार्टियां भी हो सकती है। पत्रकार अगर 100% ये दावा करे कि नहीं नहीं इस बार ये नहीं है और ये तो रेस में ही नहीं है, जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से, मैंने कल भी वीडियो किया था कि जो लोग मतलब काफी दिनों से इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो लोग बसपा की चर्चा नहीं करते थे वो बसपा की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि बसपा फाइट से बाहर है या बसपा फाइट नहीं कर रही है। जब जैसे मेरठ की ही सीट आप ले लें तो मेरठ में आप ये नहीं कह सकते कि सीधी टक्कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से है। यहाँ पर त्रिशंकु लड़ाई है, यहाँ पर आप बसपा को इग्नोर नहीं कर सकते। बसपा यहाँ पर 2 बार सांसद दे चुकी है और लगभग तीसरी बार ही बनते बनते रह गया था। तो आप बसपा को इग्नोर कैसे कर सकते हैं मेरठ में? क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा है और दलित वोट अच्छा खासा वोट बैंक है, ऊपर से ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो ऐसा तो है नहीं है कि उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो थोड़े बहुत भी वोट लाने के में सक्षम नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कह देना कि सीधी फाइट है, सीधी फाइट नहीं है। मेरठ में त्रिकोणीय मुकाबला है, मुजफ्फरनगर में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, बिजनौर में सीधी फाइट है बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और ऐसी और तमाम सीटें हैं जहां पर बसपा के साथ फाइट है। तो कहीं कहीं बसपा के साथ अगर बसपा अच्छे से लड़ रही है तो वह त्रिकोणीय मुकाबला है। पीलीभीत जैसी जगह पर जो बीजेपी का हार्ड कोर सीट है, हमेशा से वरुण गांधी और मेनका गांधी का उनको गढ़ रहा है, वो वहां पर जितिन प्रसाद को उतार दिया है वहां पर। लेकिन आप ये देखिए कि जो फूल बाबू हैं वहां पर बसपा के, तो अगर सारा खेल अब जो टिक गया है आकर के, आप ये देखिए इस बार वो सारा कुछ मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर है। पीलीभीत में अच्छी खासी तादाद है 6 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है वहां पर। तो अगर वो, जैसे कि अखिलेश यादव से नाराज है इस बार मुसलमान, ये कहा जा रहा है, देखने को भी मिला है तो अगर वो अगर वो सारी चीजें होती हैं तो फिर पीलीभीत पर भी फाइट में है बसपा। ये कैसे कह सकते हैं कि आप फाइट में नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब सारा ये है, जो इस वीडियो का सारा निचोड़ है वो ये है कि समीकरण के हिसाब से और कैंडिडेट के हिसाब से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कि किसी पार्टी की लहर से, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे से, और ना ही जुमलों से, ना झूठ से, ना वादों से, ना किसी चीज से नहीं। इस बार मतदाता अगर कुछ देख रहा है तो वो देख रहा है कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है और कौन कैंडिडेट के अंदर क्षमता है, ताकत है भारतीय जनता पार्टी को हराने की, वो उसके सपोर्ट में खड़ा है। फिर वो चाहे कैंडिडेट बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या फिर किसी दूसरी पार्टी का हो, या फिर निर्दलीय हो। आप समझ लीजिए, ये समीकरण, इस बार समीकरण का चुनाव है, लहर किसी की कोई नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात होगी। और खुद बहुत डिफेंसिव है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनके भाषण सुन लीजिए उठा करके। बल्कि इस बार हावी हो गई है बसपा। जिस तरीके से आकाश आनंद डेली रैली कर रहे हैं अपनी, और उसमें किस तरीके से वो
फायर हो रहे हैं सरकार के ऊपर, सवाल पूछ रहे हैं उनसे सीधे सीधे। समाजवादी पार्टी तक को खदेड़ दिया उन्होंने, अखिलेश यादव को बहुत खरा खरा सुनाया। तो तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से वो अटैकिंग है इस वक्त सरकार के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, तो ये सारी चीजें हैं जिसने बसपा को एक कहना चाहिए कि मजबूत फाइट में ला करके खड़ा कर दिया। ये कहना कि लड़ाई में नहीं है या यहाँ पर सीधी सीधी, ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई है और कहीं कहीं पर सीधी लड़ाई भी है बसपा की भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल की जो लिस्ट आई है, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गए, तमाम जो सीटें हैं पूर्वांचल वाली, यहाँ पर भी अच्छे कैंडिडेट बसपा ने दिए हैं। सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना इस बार पेश किया गया है। उसमें क्षत्रिय, मुस्लिम, ब्राह्मण और दूसरी बिरादरियां, दलित, सबको वोट दिए गए हैं। और समीकरण में पहले से, बहुत पहले से, आप लोग अगर मेरे वीडियो को नोटिस करें, क्योंकि आप देखते हैं मेरे वीडियो, सुनते हैं, मुझे पता है, वो उसमें मैंने कहा है कि बसपा ने इस बार जहां जिसकी जैसी हिस्सेदारी है, आबादी है, उस हिसाब से टिकट दिए हैं। और वो टिकट लोगों को, जो मतदाता है और जो समर्थक है, उसको पसंद भी आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं। तो ये चीज है। तो कोई ये कहे कि इसका चुनाव उसका चुनाव, बिल्कुल भी नहीं। सारा जो खेल है उस समीकरण का खेल है। फिर दूसरी चीज है कि कैंडिडेट का खेल है। तो ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए, क्योंकि पल पल नजर बनी हुई है हर खबर पर, हर कहना चाहिए रिपोर्ट पर, जहां से जो कुछ भी लगता है कि अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, तो आपके सामने लेकर आती हूँ। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।